हाँ जी बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे डायनामिक्स और आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपकी ये वर्कशीट्स हैं एग्जाम पेपर्स की, आपके आंसर्स चेक कर लें। मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी, प्लीज़ चेक योर आंसर। असाइनमेंट नंबर 1 आपको नहीं मिलेगी, अभी मिल जाती है, सर दे देते। हाँ भाई, असाइनमेंट नंबर 1 देख लें। सिंपल, डिफाइन फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आता है सबको। डिफाइन वेट। वेट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। उसके बाद स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर, दैट अपोजेस स्लाइडिंग मोशन, ये भी कह सकते हैं, दैट अपोजेस स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर। अच्छा, द ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1 इज नॉट एट रेस्ट, इट हैज वेट ऑफ 12 न्यूटन्स। रेस्ट पे नहीं है, इसका वेट 12 न्यूटन है। ओके, डायग्राम नजर आ रही है आपको, देख लें। आपने लिखा होगा, आंसर चेक कर लें, नहीं किया तो पहले कर लें मुझसे। हाँ जी, इस ऑब्जेक्ट को क्या होगा, स्टेट व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट। जी क्या होगा बेटा, ये 12 न्यूटन फोर्स है, ये 12 न्यूटन फोर्स है। वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो ये ऊपर नीचे तो एक्सेलरेट नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितनी हैं, यहां पे कितनी हैं 15, यहां पे कितनी हैं 6, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, ये फॉरवर्ड बन गई, ये बैकवर्ड बन गई, तो कितनी होगी बेटा 15 - 6 कितनी होगी 9 न्यूटन। इस पे 9 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो क्या करेगा, इट विल एक्सेलरेट टू द लेफ्ट, इट विल एक्सेलरेट टू द लेफ्ट, इट विल एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली टू द लेफ्ट साइड, ये लिखेंगे। आगे कहते हैं, ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ एन एरो टू शो द एक्स्ट्रा फोर्स नेसेसरी टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू स्टेट ऑफ रेस्ट, लेबल द एरो विद द साइज ऑफ फोर्स। अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेलरेट ना करे, रुका है तो रुका ही रहे, क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को थोड़ी देर के लॉक पर नजर नहीं आ रहा, तो साथ जोड़ो चेयर इसके। बेटा आप इधर कर लें चेयर प्लीज, साथ कर लें को बात। हाँ जी, फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए ना, अभी तो अनबैलेंस्ड है ना, इस साइड पे 15 है, इस साइड पे 6 है, तो क्या करना पड़ेगा 9 न्यूटन इस तरफ को लगा देंगे, इस तरफ 9 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दे, वो भी 15 है, ये भी 15 हो जाए। क्लियर। अच्छा बेटा आगे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, अ गर्ल एंड अ बॉय आर पुलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन अ रोप, द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप आर शोन इन डायग्राम। एक मिनट इसको नीचे कर दो, नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, डस्टर होगा ना, इससे डस्टर नजर आ रहा है आपसे। बेटा मुझे पकड़ा दो कि मेरी तार मुझे अलाउ नहीं करेगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, now listen to me please. A girl and boy are pulling the rope in opposite direction of the rope, pulling in opposite direction of a rope, the forces acting on the rope are shown. ये 200 न्यूटन अप्लाई कर रही है, ये 150 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। Which single force has the same effect as the two forces? Which single force has the same effect? मतलब इनका रिजल्टेंट बताना है तुमने, सिंगल फोर्स बनाना है इनको। कितना होगा भाई 200 - 150 कितना हो जाएगा 50 न्यूटन टू द लेफ्ट, लड़की की तरफ। विच सिंगल फोर्स एक्ट हैज द सेम इफेक्ट, इन दोनों की जगह पे आप एक फोर्स अप्लाई कर दें खाली, कितने की बताओ, इनका रिजल्टेंट बताना है आपने। तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स गर्ल, इसका सेम इफेक्ट है, ए आंसर है इसका। अच्छा भाई, फिर आपने मुझे बताना है कि इसके सारे सही थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। द व्हील ऑफ द मूविंग कार इज ड्रिवन बाय एन इंजन, द कार इज एक्सेलरेटिंग इन डायरेक्शन शोन, कार इधर को एक्सेलरेट कर रही है। इन विच डायरेक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, हाँ जी किस तरफ एक्ट कर रही है, ये तो वेट होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये डी आंसर है, ये सी आंसर है। इधर को मूव कर रही है, अगर तो मूव कर रही होती ना इधर को तो फ्रिक्शन ये होती, लेकिन नहीं, आपने देखते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट किधर है, टायर का ये पॉइंट किधर स्लिप होना चाह रहा है, टायर का ये पॉइंट पीछे को स्लिप होना चाह रहा है, टायर पीछे को पुश कर रही है, तो फ्रिक्शन क्या है आगे, डी आंसर है बेटा, ये पीछे को स्लिप होना चाह रहा है। स्किडिंग इफेक्ट किधर है, स्लाइडिंग इफेक्ट किधर है, अगर गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी तो टायर पीछे को स्लिप होगा ना नीचे से,
बेटा नीचे वाला पार्ट पीछे को स्लिप होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन आगे को है। डी आंसर है इसका। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। A force acts on a moving ball. Which of these changes could not happen to the ball because of the force? Change in direction हो सकती है? हो सकती है। Change in mass बिल्कुल नहीं हो सकती। Force mass change नहीं कर सकती। Force velocity change कर सकती है। तो आंसर इज बी। Change in shape हो सकती है, डिफॉर्म कर दे। Change in speed बिल्कुल हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? Mass change नहीं हो सकता। नेक्स्ट बेटा, MCQ नंबर 7। Which quantities is measured in newtons? वेट एंड फोर्स। डी आंसर है, सबको पता है का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। व्हेन अ बॉडी मूव्स अक्रॉस अ रफ सरफेस, ये नजर आ रहा है कैमरे में, देखना जरा यहाँ पे इस कैमरे में। ओके। व्हेन अ बॉडी मूव्स अक्रॉस अ रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। मूविंग बॉडी है, रफ सरफेस है, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स इज ऑलवेज ट्रू? इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जरूरी नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। It is equal in value to the friction produced by the motion. जरूरी नहीं है। It makes the body recoil in opposite direction. No. It opposes the sliding across the surface. Yes. Slipping को oppose करती है। D आंसर है। MCQ 9 please. Which properties of body can be changed by applying the force? कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं? मैथ चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑप्शन में मैथ आ रहा है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे मैथ आ रहा है, यहाँ पे मैथ आ रहा है, यहाँ पे मैथ तो हो ही नहीं सकता। मोशन एंड शेप बट नॉट मैथ। डी आंसर है। चेक, आप आंसर चेक करें, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सिर्फ, आपने किया हुआ ये पहले से। MCQ नंबर 10 प्लीज। विच कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट? इनका रिजल्टेंट क्या है? 10 - 7 उस साइड पे 3 न्यूटन, इस साइड पे 3 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट क्या है? 4 + 3 7 - 5 इस साइड पे 2 न्यूटन। इनका रिजल्टेंट क्या है? 10 - इसका रिजल्टेंट 0 है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0। और यहाँ पे 5 + 3 8 - 7 1 न्यूटन टू द लेफ्ट। क्या बताना है आपने? बी आंसर है। किसके सब सही है? हाथ ऊपर करके सच सच बताएं। सच 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 सच, ऑनेस्ट, गुड बेटिया, गुड गुड, वेल डन, शाबाश। ओके भाई, अपनी असाइनमेंट निकालें। असाइनमेंट नंबर 2 प्लीज। वालेकुम अस्सलाम बेटा। असाइनमेंट नंबर 2 मेरा बेटा, आपने कर लिए तो ठीक है, नहीं कि तो मेरे आंसर बताने से पहले आंसर सोच लिया करें। हाँ ओके, ये एग्जाम क्वेश्चन हैं आपके। जी आपको दे देते, आपको दे देते हैं अभी। यहाँ देख लो। हाँ मेरा बेटा, यार वो अच्छा स्क्रीन नीचे कर दूं, फिर वो मैं लिख नहीं सकूंगा। चलो What must change when the body is accelerating? What must change when the body is accelerating? Force? No, जरूरी नहीं है। Mass? No. Speed? No. Velocity होनी चाहिए। Velocity must change. कई दफा स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। हम बात करेंगे इसकी, आज हमें यही पढ़ना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद असाइनमेंट के बाद यही पढ़ना है आपने। इसका कौन सा आंसर है? डेल्टा, डी। 2. The inertia of the body is the resistance to change in motion. Which property is measure of the body's inertia? Mass. Mass is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। घर बैठे हो बच्चे? The trolley X and Y are joined by stretch spring. बेटा एक स्प्रिंग है X and Y, एक स्ट्रेच स्प्रिंग से अटैच है। The trolley X has twice the mass of Y. इसका mass अगर M है तो उसका 2M है। फोर्स दोनों पे सेम लग रही है। आपको पता है ना, टेंशन सेम होती है। I told you टेंशन इज अ फोर्स एक्ट along the rope, और स्प्रिंग टेंशन के लिए सेम होती है। जितनी फोर्स Y पे लेफ्ट साइड पे लग रही है, उतनी फोर्स X पे दोनों पे इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। When the trolleys are released, the acceleration of X is 2 meters per second square. What is the acceleration of Y? आपको पता है दोनों पे फोर्स सेम लग रही है। इसका मास डबल है तो उसका एक्सेलरेशन हाफ होगा। इसका मास हाफ है तो उसका एक्सेलरेशन डबल होगा। इनवर्स रिलेशन। ए और एम का क्या रिलेशन है? देखो बेटा, अभी मुझे लिखना पड़ेगा इसके ऊपर।
हमें पता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, द फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, जितनी फोर्स एक्स पे इस साइड पे लग रही है उतनी फोर्स वाई पे इस साइड पे लग रही है, फोर्स तो दोनों पे सेम है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्स का 2, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2। अच्छा अब यहां पे क्या है, इसका मास कितना है 2m, इसका मास कितना है, अच्छा आपको तो मास 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, 2m से m हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इनवर्स रिलेशन में जब ये चीज डिवाइड बाय 2 होगी तो ये चीज क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2। इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी डिवाइड होगी, एक डिवाइड हो रही है तो दूसरी मल्टीप्लाई, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनमें इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इसका मास 2m है, इसका मास m है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, जब मास 2 पे डिवाइड हो रहा है तो एक्सेलरेशन 2 पे मल्टीप्लाई होगा, तो उसका एक्सेलरेशन 2 है तो उसका कितना होगा 4, डबल होगा उससे, आंसर इज डी, इसका एक्सेलरेशन 4 होगा। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। बेटा इसको नीचे नहीं कर सकता, सॉरी, हाँ लिख रहे हैं। अ पर्सन जस्ट सपोर्ट्स 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप, अ मास ऑफ 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ रोप, ये 20 kg ये बंदा खींच रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। बेटा मास एक्सेलरेट कर रहा है, नहीं गिवन ना कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो कितनी है रिजल्टेंट फोर्स बेटा 0। और कब 0 होती, एक तो रुका हुआ 0 होती, और रिजल्टेंट फोर्स कब 0 होती, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होता या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो भी फोर्सेस बैलेंस्ड होती, रिजल्टेंट फोर्स 0 होती। ऊपर क्यों जा रहा होता, इनर्शिया की वजह से, नीचे क्यों आ रहा होता, इनर्शिया की वजह से। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, इसको नीचे तक लेके जाना है जी मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोपेलर ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैकवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। प्रोपेलर पानी को 2000 न्यूटन से पीछे पुश कर रहा है, ओके। द बोट मूव्स थ्रू वाटर अगेंस्ट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन्स। बोट पे जो अपोजिंग फोर्स है वो 1800 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू वाटर। हाँ जी, जितनी प्रोपेलर पानी को पीछे को पुश करेगा फोर्स से एक्शन, उतना पानी प्रोपेलर को आगे पुश करेगा रिएक्शन। तो क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर 2000 न्यूटन्स ये होना चाहिए। वो 2000 से पुश कर रहा है, ये भी इसको 2000 से पुश कर रहा है। हाँ अगर पूछता व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बोट, तो बोट को पानी पुश कर रहा है 2000 न्यूटन से और रेजिस्टिव फोर्स 1800 है, इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता 200, तो फिर डी आंसर होता। अगर पूछता ना व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बोट, तो उसका 200 था। वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है बताएं जी पानी कितनी फोर्स लगा रहा है बोट के ऊपर, प्रोपेलर पे ऊपर। तो न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन 2000 का है तो रिएक्शन भी 2000 का होगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया, नीचे रह गया, यहाँ पे है, इसको आगे ले जाते हैं। Which statement of the Newton third law of motion, every force causes reaction, if there is no resultant force on a body there is no acceleration। no ये तो फर्स्ट लॉ है ना, the forces acting on a body are always equal and opposite, to every action there is an equal but opposite reaction। best कौन सा है, D, best is D, to every action, ये डेल्टा। असाइनमेंट दे दें इनको थर्ड और फोर्थ, और इनको 2 भी नहीं मिली इस बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। Mass is a scalar quantity. State another scalar quantity. Speed, time, temperature. कुछ भी बता दें। Force is a vector quantity. State one another vector quantity. Velocity, acceleration. ठीक है? Displacement. शाबाश जी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ना लिखो जिसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, हो सकती है लेकिन ना लिखो।
अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। पावर तो स्केलर है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट प्लीज। अ बोट इज फ्लोटिंग इन स्टिल वाटर, द mass of the boat is this much, the resultant force of 50 kilonewton acts on the boat, calculate the acceleration। फोर्स भी गिवन है, mass भी गिवन है, क्या लगेगा? F is equal to ma, 290,000 is equal to, नहीं उल्टा हो गया, 50 नहीं, 50 मैं F के 50 किलो है ना, 1000 आ जाएगा, 290,000 इंटू ए, ये 3 जीरो तो काट देना, बल्कि 4 जीरो काट दें, 5/29। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 5/29 को आंसर बताएं मुझे। 172 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा बच्चों। हाँ जी, किलो न्यूटन, न्यूटन चाहिए होता है। अच्छा जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। फिगर 2.2 shows the 3 pair of forces A, B and C। हाँ जी 3 pair of forces। करना क्या है? Identify which pair of forces acts on a cyclist when the cyclist is accelerating। Explain your choice of pairs। The cyclist is accelerating। यहाँ पे तो डिसेलरेट कर रहा है ना, बैकवर्ड फोर्स ज़्यादा है, फॉरवर्ड कम है, यहाँ पे स्लो हो रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा, जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी बैकवर्ड फोर्स है, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ये 70 है, ये 20 है, फॉरवर्ड ज़्यादा है, बैकवर्ड कम है, ये एक्सेलरेट करेगा। तो सी, तो फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है? फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। बेटा अगर आपको नहीं अभी भी नजर आ रहा तो यहाँ पे आ सकते हो, आ रहा है। नेक्स्ट बेटा आगे क्या कहते हैं? हो गया ना? अच्छा अभी आप करेंगे असाइनमेंट नंबर 3 प्लीज। अभी मिल गई आपको? मेरे साथ साथ करेंगे, खुद से करेंगे? चलें ट्राई करें। ओके पहले खुद कर लें आप। असाइनमेंट नंबर 3 प्लीज, डायनामिक्स। हाँ जी, द कार इन फिगर 3.1 इज ऑन द लेवल रोड। अच्छा चलेंगे, मिसप्रिंट है, यहां देख लो। आगे को 2000 न्यूटन फोर्स है, पीछे को 500 न्यूटन फोर्सेस हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जी बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकालने आती है तो फॉरवर्ड फोर्स भी गिवन है, बैकवर्ड फोर्स भी गिवन है। आपने सिंपल क्या करना है, इनको माइनस करना है। क्या आंसर आ जाएगा? 2000 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 1500 न्यूटन टू द राइट, टू द राइट। उसके बाद टिक द बॉक्स बिलो दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। अच्छा अब कार पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है राइट साइड पे, फोर्सेस बैलेंस नहीं है, फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है बैकवर्ड फोर्स से, तो गाड़ी क्या करेगी? इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, कम होगी, बढ़ेगी? द स्पीड विल इंक्रीज। द कार इज एक्सेलरेटिंग, इट ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड? नो। इट ट्रेवल्स फॉरवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड? यस। इट ट्रेवल्स विद नो, इट ट्रेवल्स बैकवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, इट ट्रेवल्स बैकवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड? कुछ भी नहीं, एक ही आंसर है ये है ना। टिक द ब्लॉक डिस्क्राइब द मोशन, एक ही बॉक्स करना है, सेकंड ऑप्शन था। इतने ऑप्शन हमें दिए हुए। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट, द फ्रिक्शनल फोर्सेस इंक्रीजेस टू 2000 न्यूटन व्हेन द कार इज मूविंग। बोलना नहीं है, आंसर लिख लो। व्हाट हैपन्स टू कार? फ्रिक्शनल फोर्सेस को बढ़ा के 2000 कर दिया है, पहले कितनी थी? 500। ये 500 थी, ये 2000 थी। अब फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी बढ़ा के हमने 500 के बजाय कितना कर दिया है? 2000 न्यूटन। कार मूव कर रही थी पहले ही, क्या होगा? रुक जाएगी? बेटा फॉर एग्जाम्पल जब इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस 2000 हुई, इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड,
जब ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स 2000 हो गई। अब ये 20 से चलती रहेगी, ना ज्यादा होगी ना कम होगी, इनर्शिया, फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई ना। जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाती हैं तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, जीरो नहीं होती। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ, अगर रुके हुए बैलेंस होती है ना, रुकी थी बॉडी, आगे भी 2000 पीछे भी तो रुकी रहती। अभी चलते हुए बैलेंस हुई है, ऑलरेडी बॉडी मूव कर रही थी, वो नहीं टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी अचीव कर लेती। चलते चलते फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। तो क्या होगा बेटा? इट विल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स स्पीड विल नॉट चेंज। अच्छा जनाब, नेक्स्ट प्लीज, आगे कुछ है? डी पार्ट, suggest two things that might have caused the frictional force to increase. Suggest two things that may have caused the frictional force to increase. सरफेस की रफनेस चेंज हो तो फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। टायर स्मूथ हो, चले टायर स्मूथ हो तो फ्रिक्शन चेंज हो जाती है। रफ सरफेस की रफनेस चेंज हो और गाड़ी की स्पीड तेज हो जाए तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस भी तो होती है ना, जो स्पीड पे डिपेंड करती है। तो बेटा गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करती है, रोड की रफनेस पे डिपेंड करती है, टायर की स्मूथनेस पे डिपेंड करती है। जी सर, ब्रेक अप्लाई करने से भी होगा? हाँ, ब्रेक तो अप्लाई नहीं करनी ना मेरा बेटा। फ्रिक्शनल फोर्सेस वो तो इंटरनल होती है ना फ्रिक्शन। ब्रेक इज अ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द कार, ठीक है, वो नहीं बात करो। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, लिख लें आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a mass of 3 kg accelerate at 2 meter per second square in straight line. 3 kg mass है, 2 meter per second square accelerate कर रहे हैं in a straight line. State why the velocity and acceleration both are described as vector quantities. Velocity has a direction, acceleration has a direction. They both have directions. Velocity की क्या डायरेक्शन होती है? The direction of motion. और acceleration की क्या डायरेक्शन होती है? The direction of resultant force. शाबाश। Calculate the force required to cause acceleration. बोलना नहीं है, आंसर लिखो, जल्दी से करें सॉल्व। Force required to accelerate the mass. F is equal to ma. F कितने हैं? 3, A कितने हैं? 2, आंसर कितना आ जाएगा? 6 न्यूटन। शाबाश बच्चों, वेल डन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, करें सॉल्व आप। क्या कहते हैं? अ ट्रक ऑफ मास 12 kg is rolling down a very slight incline as shown. The truck travels at constant speed. Explain why, although the truck is on incline, it doesn't accelerate. बोलना नहीं है, सोच लो भाई। ये स्लोप के ऊपर है और नीचे एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा? नीचे को क्या एक्ट कर रहा है? वेट का कुछ पार्ट, उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेट एक्ट कर रहा है। वेट तो यूं एक्ट करता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट का कुछ पार्ट होता है जो स्लोप के अलोंग एक्ट कर रहा है, जो उसको नीचे को पुश कर रहा है। यहां पे वेट का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये फॉरवर्ड फोर्स है, वेट का कंपोनेंट है। एक्सेलरेट करना चाहिए अगर खाली ये फोर्स हो, नहीं कर रहा तो उसका मतलब है बैकवर्ड फोर्स भी है और वो फॉरवर्ड फोर्स के इक्वल है। तो आप बोलेंगे इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, जो कि डाउनवर्ड फॉरवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रही है। फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऐसे फोर्सेस आर बैलेंस्ड। फॉरवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द अपोजिंग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स। फोर्सेस आर बैलेंस्ड। द स्लोप ऑफ इंक्लाइन इज इंक्रीज्ड, इसकी स्लोप को बढ़ा दिया आपने, कम थी ना, ऊपर कर दिया फट्टे को, जिसमें प्लैंक को ऊपर कर दिया, जिसमें चल रहा है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस द ट्रक नाउ एक्सेलरेट्स। एक्सप्लेन, अब क्यों एक्सेलरेट कर रहा है यार? अब फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, अब फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स। भाई इंक्लाइन बढ़ा दिया ना, तो अब फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स। Write down an equation linking the resultant force
on the truck and acceleration of the truck. Write down an equation linking the resultant force and acceleration. सबको पता है कौन सी इक्वेशन होती है, F इज इक्वल टू एम ए. शाबाश बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बेटा, द ट्रक एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स बतानी है आपने. तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ जाएगी? F इज इक्वल टू क्या होता है, मैथ कितना था 12 इंटू 2, क्या हो जाएगा बेटा 24 न्यूटन्स. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज. Figure 1.1 shows a car traveling at 30 meter per second on a level road. At this speed, the car has to overcome the total frictional force of 600 Newton acting in opposite direction. Okay, a car is traveling on a level road. At this speed, the car has to overcome the total force of 600 Newton opposing the car. Calculate the distance traveled by the car in 10 seconds. 10 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? क्या होता है, S इज इक्वल टू VT होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. कितनी वेलोसिटी है 30 इंटू 10, कितना आंसर आ जाएगा 300 मीटर्स. आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका ग्राफ बना लें. वेलोसिटी टाइम 30 से जा रही है, कितने टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए ना, तो ये एरिया निकाल लेंगे 30 इंटू 10. S इज इक्वल टू VT में S डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, स्पीड नहीं होता. नेक्स्ट, स्टेट द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड. बोलना नहीं है, जब गाड़ी स्टेडी स्पीड पे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो इंजन कितनी फोर्स अप्लाई करवा रहा है. जब गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही होती है तो फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों? फोर्सेस आर बैलेंस्ड. जितनी बैकवर्ड फोर्स है 600 न्यूटन, उतनी फॉरवर्ड फोर्स है 600 न्यूटन. तो ये कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा 600 न्यूटन. यूनिफॉर्म स्पीड है, फोर्सेस आर बैलेंस्ड. बी पार्ट, explain why the car slows down when it climbs a hill even though the driving force is unchanged. अब जब इंक्लाइन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस अनबैलेंस हो जाएंगी, बैकवर्ड फोर्स फॉरवर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगी. बॉडी डिसेलरेट कब करती है? जब बैकवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड फोर्स. ठीक है ना, द बैकवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड फोर्स, फोर्स आर अनबैलेंस्ड. सी पार्ट सॉल्व करें प्लीज जल्दी से. While on level road traveling at 30 meter per second, the driving force becomes 0. The mass of the car is 800 kilograms. Calculate the deceleration. ड्राइविंग फोर्स 0 हो गई. आपको पता है ना, कार पे दो फोर्सेस थी, कार थी, ये भी 600 थी फॉरवर्ड फोर्स, और ये भी कितनी थी 600 फ्रिक्शनल फोर्स. अब ये 0 हो गई है, बॉडी इधर मूव कर रही है, बैकवर्ड फोर्स है. तो आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा 600 माइनस 0, 600 ही बनेगा. मैथ कितना है 800. ए आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ये 2 0 से कट गए. ए इज इक्वल टू 0.75, 3/4. डिसलेरेशन में नेगेटिव की जरूरत थी. डिसलेरेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है. एक्सेलरेशन होता ना, फिर हम लिखते नेगेटिव, फिर हम नेगेटिव लिख देते. उसरा करना चाहिए तो ऐसे करते हैं इसको, फिर हम फोर्स को नेगेटिव लेते हैं. आज का आंसर भी नेगेटिव आता. अभी जरूरत नहीं है. अच्छा भाई, नेक्स्ट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5. MCQ है. How is the motion of the body affected by the balanced and unbalanced forces? जब बैलेंस फोर्सेस होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी.
बैलेंस फोर्सेज है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो या तो ये आंसर है, यही आंसर है। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो कौन सा आंसर है? बैलेंस फोर्सेज है तो फोर्सेज वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी चेंज है। अनबैलेंस में वेलोसिटी चेंज होगी और बैलेंस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। MCQ 6 का आंसर जल्दी से देखें। When a block of wood of mass 2 kg is pushed along the flat surface of the bench, the frictional force measured is 4 newtons. Okay? 2 kg का ब्लॉक है, इसको इधर को पुश कर रहे हैं, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? 4 न्यूटन। When the block is pushed along the same bench with a force of 10 Newton, it moves with constant। हाँ जी, जब हम पुश लगाएंगे 10 न्यूटन से, पुश कितना लगाएंगे? 10 न्यूटन का। When the block is pushed along the same bench with a force of 10 Newton, ये 10 न्यूटन फोर्स, it moves with constant। क्या बताओ, क्या ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा? ये फॉरवर्ड फोर्स 10 न्यूटन है, बैकवर्ड फोर्स 4 न्यूटन है, तो अगर आप इसको रिजल्टेंट फोर्स निकालें वो कितनी आ जाएगी? 6 न्यूटन आ जाएगी। 10 - 4 6, मैथ कितना है? 2, ये जाके डिवाइड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेट करेगी एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स स्पीड ऑफ 3 नो, स्पीड ऑफ 5 नो, एक्सेलरेशन ऑफ 3 यस। अच्छा बेटा 5 मिनट पढ़ लें जरा, इसको बंद करना है। खुद से बंद करते थे डायरेक्ट। ओके बेटा, हेडिंग लिखिए सर्कुलर मोशन। यह आएगा नजर? हाँ बेटा, सर्कुलर मोशन। क्या बदतमीजी है, कैसे रहेगा? ओके जी, सर्कुलर मोशन। बेटा सर्कुलर मोशन ये होती है ना, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, गाड़ी का जो व्हील है वो सर्कुलर मोशन में है, ये जो पंखा चलेगा ना इसके ये सर्कुलर मोशन में है, और अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिनिंग कर रही है और सन के अराउंड भी घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है। जब गाड़ी मोड़ काट रही होती है ना, मोड़ काट रही होती है, एवरी मोड़, एवरी बेंड इज अ पार्ट ऑफ सम सर्कल, सर्कुलर आर्क का पार्ट होता है, सर्कुलर मोशन में होती है। गाड़ी इस तरह के पहाड़ से गुजर रही है, रोलर कोस्टर लाइक, सर्कुलर मोशन, पता है आपको। जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, पता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही होती है? चेंज। जब बॉडी यहां पर है ना तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, जब बॉडी यहां पर है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, टेंजेंट, टेंजेंट। जब बॉडी यहां पर है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, जब बॉडी यहां पर है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। अच्छा भाई, आपको पता है जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चाहे स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या मतलब? यहां पे इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, सपोज यहां पे भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये नहीं कह सकते, हाँ ये तो कह सकते हैं इट हैज कांस्टेंट स्पीड बट इट डजंट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो क्या हो रही है बेटा? उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। बेटी एक्सेलरेट होना खाली ये नहीं होता कि स्पीड का चेंज होना, हमारे ज़हन में पता क्या आता है? एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट कर रही है। नो, वेलोसिटी का चेंज होना इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कब चेंज होती है? जब स्पीड बढ़े तो भी एक्सेलरेट कर रही है, जब स्पीड कम हो तो भी एक्सेलरेट कर रही है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डिसेलरेशन भी कहते हैं। और जब डायरेक्शन चेंज हो तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है। इज इट क्लियर टू यू? तो हो ये रहा है कि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग,
देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो इट इज एक्सेलरेटिंग, और एक्सेलरेट कराने के लिए फोर्स चाहिए। वो फोर्स जो डायरेक्शन चेंज करती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, सॉरी, इट इज एन इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड इन वर्ड्स, इन वर्ड्स, ये INWRDS, इन वर्ड्स। नजर नहीं आ रहा तो यहां देख लें, इन वर्ड्स, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल, इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इट इज एन इनवर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर की तरफ। तो बेटा जब बॉडी यहां पर है, यहां पे ए पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ये डायरेक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स को ना लिखते हैं F छोटा सा c, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे बॉडी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ये डायरेक्शन है, यहां पे बॉडी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ये डायरेक्शन है, यहां पर है तो ये डायरेक्शन है, तो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, एग्जामिनर पूछे आपसे बताएं जी इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, आप सिंपल एरो लगा देंगे सेंटर की तरफ। बॉडी इस तरह घूम रही है, इस तरह घूम रही है, यहां पर है, तो फोर्स क्या है आपको कि इधर रोड यूं टर्न हो रही है, इस पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी यहां पर है। अब ये जो मोड है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सम इमेजिनरी सर्कल। आपसे पूछे थे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कार, आप कहेंगे इस तरफ को है, सेंटर की तरफ। जब भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है या मोड़ काट रही है, इट इज सर्कुलर मोशन। और जो फोर्स किधर लग रही है? टुवर्ड्स सेंटर। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लिखिए, नीचे लिखिए। When the body is moving in a circle, its direction of motion is changing. When the body is moving in a circle, its direction of motion is changing. इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सो इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देयरफॉर इट्स यू आर सो इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। नेक्स्ट लाइन, इट इज एक्सेलरेटिंग। जब सर्कल में मूव कर रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इट इज एक्सेलरेटिंग। बेटा एक्सेलरेट होना होता है वेलोसिटी में चेंज होना, नॉट ओनली स्पीड का चेंज होना। यहां पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। That is centripetal force. That is centripetal force. ओके बेटा, कल हमने एक और असाइनमेंट करनी है और हमने इससे डायनामिक्स से रिलेटेड ग्राफ्स करने हैं। वेलोसिटी टाइम, एक्सेल और एक्सेलरेशन टाइम, इस तरह के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के। तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। जो जो चैप्टर खत्म होते जाते हैं उसकी क्लासिफाइड की बुक के एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करते रहें, साथ साथ जरूर करें। बेटा बेहतर ये टॉपिकल करें, टॉपिक क्लासिफाइड ज़्यादा बेहतर। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।